नमस्कार सभी को। आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है वो क्लासिकल विचारधारा जो है वो उसके ऊपर है। अंगूठा टेक सिस्टम के ऊपर नहीं चलता कि जैसे भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं कि देखा देखी जो है वो हम लगातार उसी चीज़ों को, घिसी पिटी चीज़ों को हम लगातार जो है वो करते चले जाएं, तो उसके ऊपर बेस नहीं है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक शब्द जहाँ पर भी आता है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पर भी वैज्ञानिक शब्द आता है, साइंटिफिक शब्द जहाँ पर भी आता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो कार्य किया जा रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक लाइन में आपको पढ़ देता हूँ, जो वैज्ञानिक प्रबंध को जो है वो एक तरह से उसका अर्थ समझने में हमारी सहायता करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयास अपव्ययों को खत्म करके, अपव्यय मतलब वेस्ट जो होती हैं चीज़ें, उसको ख़त्म करेगा। चाहे वो समय हो, चाहे वो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर का काम हो जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह के अपव्यय को ख़त्म करके न्यूनतम लागत पर, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करना रहता है। यानी कि लागत भी कम आ जाए और उत्पादन भी हम बढ़ा लें। कब हो पाता है नॉर्मली? जब जिस भी वर्कर को हम कार्य दें वो उस कार्य को करने में कुशल हो। जब वो कार्य करने में कुशल होगा, एक तो उस कार्य को वो जल्दी कर पाएगा, दूसरा उसके कार्य में एरर, गलतियाँ कम होंगे। तो आज हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, फटाफट से आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ हम आज जानेंगे, उसकी परिभाषा हम जानने का प्रयास करेंगे, विशेषताएं, प्रबंध का सिद्धांत क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध की जो टेक्निक्स हैं, पद्धतियाँ क्या हैं, और तुलनात्मक अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। फ्यूल और जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो इसके बीच में फटाफट से करेंगे, ताकि पिछली वीडियो का जो कमी रह गई होगी वो इसके अंदर पूरी हो जाए। चलिए बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ही जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध का जो है वो सिद्धांत हमें दिया था। मैं इसको बार बार स्क्रीन पे ब्लिंक कर देता हूँ ताकि आप इसको बार बार देख लें कि इस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा जोर देना है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय हम ले लेते हैं कि कैसे कैसे ये आगे बढ़े। जन्म इनका हुआ था 20 मार्च 1856 को, और इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी 21 मार्च 1915 को। इन्होंने शिक्षा पाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 1883 में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो हासिल कर ली थी। और इनका लेखन कार्य जो है वो क्या रहा, मुख्य रूप से इन्होंने लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, नॉट फॉर जीनियस बट फॉर द एवरेज मैन। तो ये कुछ इन्होंने इनके महत्वपूर्ण जो है वो लेखनी कार्य रहे जो हमें याद रखने हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें तो इन्होंने बड़ी छोटी सी अपने कैरियर के अंदर ही जो है वो काफ़ी सफलता पाली। इन्होंने एज ए वर्कर, एक श्रमिक के रूप में जो है वो कार्य करना शुरू किया था, लेकिन बहुत छोटे समय में 6 साल के अंदर ही ये उसी कंपनी के अंदर जो है वो मुख्य इंजीनियर के पद तक जो है वो पहुंच गए थे। इन्होंने 1911 में जो इनकी जो पब्लिश हुई थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी का ही हम पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो 1911 में पब्लिश हो गई थी इनकी। तो हमें नाम याद रखना है इनका, क्या नाम था, टेलर के नाम से भी याद रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। चलिए वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ और परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। पहले अर्थ जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ वैज्ञानिक शब्द आ रहा है, तो वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित। तो ये शब्द मुझे याद रख लेने हैं। प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इस संबंध में टेलर ने कहा कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उसका गहन विश्लेषण करना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो होमवर्क के ऊपर जोर दे रहे हैं कि अच्छे से होमवर्क करके फिर उसके बाद ही कोई कार्य करें। 2 डेफिनेशन आज आपके लिए हैं। पहली तो टेलर की ही है, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम व सस्ते ढंग से कर सके, अच्छे प्रकार से करें और कम लागत में कर लें। तो वैज्ञानिक इन 2 चीज़ों पर जोर दे रहे हैं।
वर्कर्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, सर्वोत्तम कुशलतापूर्वक कर ले और सस्ते कम लागत में आपको कार्य करके दे दे। ड्रकर क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, कार्य का छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना हमें काम को। यूँ नहीं है कि एक ही आदमी, साइकिल का उदाहरण लो, एक ही आदमी पूरी साइकिल नहीं बनाएगा, कोई घंटी बनाएगा, कोई ब्रेक बनाएगा, कोई रिम बनाएगा, कोई टायर बनाएगा, कोई गद्दी बनाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे काम हमें बांट देने, जो अच्छा कार्य कर पाएगा उसको वही वाला कार्य दे दो। घंटी अच्छी बना रहे हो तो घंटी बनाइए आप, धीरे धीरे वो कुशल हो जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। कुशल होने से क्या होगा कि कम लागत में और कम समय में जो है वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। और आवश्यक सुधार किए जाएं जिससे श्रमिकों के कार्य के प्रत्येक भाग को जो है वो हम और ज़्यादा अच्छे ढंग से कुशलतापूर्वक करा सकें और ज़्यादा हम उसको निखार सकें। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड का बिजनेस स्टडी का जो है वो अभी पेपर नहीं हुआ है, तो आप पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो आपको याद रखना है इस दोनों डेफिनेशंस को, दोनों लिखनी है आपको। अब विशेषताओं पर चलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। सबसे पहले व्यवस्थित विचारधारा क्या कहती है। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा अर्थात जहां इसका प्रयोग किया जाता है वहां प्रत्येक काम वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि भागम भाग हो रही है, ओछपोछ हो रही है, या एक काम तो बहुत तेज गति से चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा काम बहुत स्लो चल रहा है। तो ऐसा इस वैज्ञानिक प्रबंध में जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सेकंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक पूर्ण मानसिक परिवर्तन। वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा संस्था के स्वामियों यानी कि जो संस्था मालिक हैं, प्रबंधक एवं श्रमिकों दोनों में पूर्ण मानसिक परिवर्तन आता है। दोनों ही पक्ष अधिक लाभ कमाने के पीछे नहीं भागते बल्कि अधिक और बढ़िया उत्पादन करने के पीछे लगते हैं। अर्थात उन्हें यह बात समझ में आ चुकी होती है कि अधिक और बढ़िया उत्पादन अगर हम करेंगे तो हमें लाभ ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, प्रबंध परंपरागत प्रबंध विरोधी, वो अंगूठा टेक वाली बात आ गई। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा परंपरागत प्रबंध को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देती है, रिजेक्ट। इसके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए, इससे श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होगी। एक सीधी साधारण सी बात है, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि कर लेंगे तो वो एक तो क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे जो वो बनाएंगे, दूसरा उसी कार्य को वो कम समय में कर पाएंगे। चलिए चौथा, नियमों का कठोरता से पालन करना। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जितने भी नियम बनाए जाते हैं उनमें पहले से ही अच्छे से होमवर्क कर लिया जाता है, उसके बाद ही नियम बनाते हैं, जिससे क्या होता है गलतियां होने के चांस कम हो जाते हैं, अपव्यय होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गलतियों की जगह हम अपव्यय शब्द यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कुशलता को बढ़ाना, वो पहले अभी बताया कार्य कुशलता वाला, अगर मैंने वर्कर की कुशलता को बढ़ा लिया तो कम समय में मुझे वो अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देगा। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो इस चीज़ के ऊपर खूब अच्छा जोर देता है। अगला, विशिष्टीकरण, पिछले फ्यूल वाले उसमें भी आया था विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत संपूर्ण कार्य का विभाजन अनेक छोटे छोटे भागों में कर देते हैं, हमने पहले जान लिया। कार्य के प्रत्येक भाग को उस कार्य के विशेषज्ञ व्यक्ति को सौंपा जाता है। साइकिल वाला उदाहरण मैंने आपको दे दिया था। घंटी बनाने का विशेषज्ञ होगा तो उससे घंटी ही बनवाएंगे। फ़ायदा क्या होगा, अच्छे क्वालिटी की बना पाएगा वो और कम समय में जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। क्या हुआ, कम समय में अच्छा और अधिक कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है जब हम विशिष्टीकरण पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, उपयोगिता। तो इसके अंदर काफ़ी कठोरता और काफ़ी कुशलता, वैज्ञानिक वर्कर्स की कुशलता इत्यादि पर खूब ज़्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है। तो महंगी हो जाती है व्यवस्था ये। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा, तो उनके अंदर जो है वो ये ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य करती है। कौन करती है? वैज्ञानिक प्रबंध। अपव्यय, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत समय के अपव्यय को रोका जाता है, माल के अपव्यय को रोका जाता है, मशीनरी जो हम यूज़ करेंगे उसके अपव्यय को रोका जाएगा, वर्कर जो काम करेंगे उनके अपव्यय को रोकने का जो है वो लगातार हम प्रयास करते हैं। तो ये कुछ वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के ऊपर। तो एग्ज़ाम में आ जाए वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है। छोटा है तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, बड़ा ज़्यादा नंबर का है तो आप शुरू से उठा सकते हो उसको।
चलिए, FW टेलर जो है वो वैज्ञानिक विचारधारा, जो ये वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें 4 जो है वो इन्होंने सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहला हमारा विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर, भेड़चाल, अंगूठा छाप बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही अपनाते नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो नई नई जैसे जैसे टेक्निक आती हैं उससे वर्कर को रूबरू करवाते रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ट्रेनिंग इत्यादि जो है उनको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे वर्कर जो श्रमिक हैं वही हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। दूसरा, मैत्री न कि मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रम एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। उसका काम उसके बगैर नहीं चलेगा और उसका काम उसके बगैर नहीं चलेगा। टेलर ने ऐसी व्यवस्था को मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। उनका विश्वास है यदि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए, क्या आ जाए कि वर्कर को ये लगने लगे कि प्रबंधकों के बगैर उसका काम नहीं चलेगा, प्रबंधकों को ये लगे कि वर्कर्स के बगैर उनका काम नहीं लगेगा। दोनों की मेंटालिटी ये हो जाए कि हमें जो है वो अच्छा काम करना है व्यवसाय के लिए, तो सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे और दोनों ही वर्गों को जो है वो अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये दूसरा। तीसरा है सहयोग न कि व्यक्तिगतवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग के द्वारा की जानी चाहिए। मिस्टर टेलर जो है वो सजेशन देते हैं कि परिमापों का निर्धारण प्रबंधक व श्रमिक सामूहिक रूप से करें। जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है दोनों मिल बैठ कर जो है वो कर लें। इससे भागीदारी बढ़ेगी और भागीदारी से जिम्मेदारी बढ़ेगी। उसके अलावा चौथा, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास करना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। बार बार ट्रेनिंग की बात आ रही है, क्योंकि ट्रेनिंग वर्कर्स को दी तो उनकी कुशलता बढ़ेगी। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार काम दिया जाए। रुचि क्या है, किस कार्य को करने में उसको आनंद आता है और क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर है, वो चीज़ ध्यान में रखकर जो है वो हमेशा वर्कर को कार्य दिया जाना चाहिए। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियाँ अब आ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान से हमें सुनना है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इसके मूल दर्शन। देखिए, श्रमिक मैंने अलग से छोड़ दिया क्योंकि जो बार बार श्रमिक शब्द आ रहा है, तो आप इस चीज़ पे हमेशा जोर रखें, क्योंकि हमें श्रमिक और प्रबंधक दोनों में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है इसके अंदर। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इसके मूल दर्शन बेसिक फिलोसफी की ओर संकेत करते हैं, अर्थात इसका आधार प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ पद्धतियों का विकास किया है, जैसे कि क्या कहते हैं मिस्टर टेलर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहली क्रियात्मक फॉरमैनशिप। तो क्रियात्मक फॉरमैनशिप, फंक्शनल फॉरमैनशिप के जन्मदाता मिस्टर टेलर को ही माना जाता है। यह प्रारूप पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, और इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाता है। जो जिस व्यक्ति में योग्यता है उसको पूर्ण अच्छे रूप से जो है वो उसका लाभ उठाना है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक काम एक विशेषज्ञ को सौंप देंगे हम, और विशिष्टीकरण के लाभ हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूर्ण रूप से हम इसमें प्रयोग करते हैं। टेलर ने कारखाना प्रबंधक के कार्य को जो है वो 2 उपभागों में बांटने का सुझाव दिया है। एक तो दिया नियोजन विभाग और दूसरा दिया उत्पादन विभाग। एक प्लानिंग करेगा, एक उत्पादन करेगा। तो नियोजन विभाग में क्या आएगा, कार्य मार्ग लिपिक। तो पहले नियोजन विभाग को समझते हैं, फिर उसके बाद में उत्पादन विभाग पर चलेंगे। सबसे पहले आया कार्य लिपिक, कार्य मार्ग। यह लिपिक निश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा, अर्थात किस किस मार्ग से होकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके द्वारा यह निश्चित किया जाएगा कि आज क्या करना है
और कहाँ करना है। तो सबसे पहले तो ये हमें बता देंगे कि भैया कैसे कैसे करना है कौन कार्य। फिर उसके बाद संकेत कार्ड लिपिक आ जाएंगे। यह लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके उन्हें टोली नायकों को सौंप देगा। तो टोली नायक बाद में आएंगे जब देख लेंगे। इन कार्डों में कार्य की प्रकृति, कार्य करने की विधि, प्रयोग में होने वाली सामग्री, मशीनों इत्यादि के बारे में सूचना दी जाती है। तो एक लिपिक जो है वो संकेतक कार्ड हमारे लिए बना देगा। फिर उसके बाद में हमारा जो है वो समय और लागत लिपिक। तो समय जो है वो मिस्टेक हो गया, इसमें संत लिखा गया। यह लिपिक निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य कब प्रारंभ करना है। तो समय वाला जो है वो बताएगा कब शुरू करना है और कितने समय में जो है वो ये पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके अलावा अर्थात उसे कार्य को कितने समय में पूरा करना है। इसके साथ यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं की लागत कितनी आएगी। तो रॉ मटेरियल भी इशू करने वाला कार्य आ गया। चलिए, उसके बाद आएगा अनुशासन अधिकारी। तो अनुशासन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं। तो ये तो नियोजन करके दे रहे हैं कि भैया एक बता रहा है कि क्या कार्य करना है, कैसे कैसे करना है, दूसरा कोड जनरेट कर रहा है उनके लिए संकेत कोड, तीसरा जो है वो लागत और समय के ऊपर ध्यान रख रहा है, और अनुशासन अधिकारी जो है वो पूरे के पूरे विभाग के ऊपर नज़र रख रहा है। अब चलते हैं उत्पादन विभाग पर। अब प्रोडक्शन कर लें थोड़ा सा। तो प्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाएगा टोली नायक, गैंग बॉस। नियंत्रण के उद्देश्य से श्रमिकों को अनेक समूहों अथवा टोलियों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक टोली का एक नेता नियुक्त कर देते हैं जिसे टोली नायक कहा जाता है। तो ग्रुप जो बना दिए हैं छोटे छोटे, वो टीम लीडर कह सकते हैं हम आज के टर्म में हम यूज़ करें तो। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक एवं मशीनों दोनों उत्पादन करने की स्थिति में हैं और उनके प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री उनको उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं। श्रमिक भी अपनी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे काम करना है, जिस मशीन पर उनको काम करना है वो मशीन भी वर्किंग पे है, और क्या चीज़ प्रोडक्शन करनी है हमें वो मटेरियल भी उनके पास है। तो ये सुनिश्चित टोली नायक करेगा। दूसरा, गति नायक, स्पीड बॉस। गति नायक का काम यह देखना है कि सभी श्रमिक अपना अपना काम निर्धारित गति से करते रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो गति नायक धीमी गति का कारण जानकर उस समस्या का समाधान करेगा। तो ये स्पीड देखेगा कि इन्होंने सोच रखा है कि 1 घंटे के अंदर कम से कम इतना सामान जो है, इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, तो क्या उसी स्पीड से जो है वो सभी वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो स्लो कर रहे होंगे उनकी समस्या पूछकर और उस समस्या का समाधान करना गति नायक का काम है। तीसरा, मरम्मत नायक, रिपेयर बॉस। मरम्मत नायक का काम मशीनों और औजारों को काम करने योग्य हालत में बनाए रखना होता है। तो ये तो रिपेयरमैन हो गए, कोई भी खराबी आएगी तो फटाफट से इनका काम जो है वो शुरू हो जाएगा, मेंटेनेंस से रिलेटेड कार्य। और चौथा, निरीक्षक, ऑब्जर्वर, इंस्पेक्टर। यह उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करता रहेगा। तो जो वर्कर बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको चेक करता रहेगा कि जिस क्वालिटी के इनको बनना चाहिए क्या वाकई में वैसे ही हैं या उससे अलग बन रहे हैं। अगर विपरीत अंतर आता है तो सुधारात्मक कार्यवाही जो है वो ये तुरंत अमल में ले आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आए, 4 नियोजन विभाग के आए, 4 उत्पादन विभाग के आए, ये सभी के सभी किसके ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, श्रमिक के ऊपर कर रहे हैं। तो इन सभी का कार्य जो है वो वर्कर के ऊपर आकर जो है वो रुक जाता है। तो ये सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है वो श्रमिक को करनी है। ठीक है, तो श्रमिक इन सभी की परफॉर्मेंस को पूरा करने वाला कार्य करता है। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि एक्चुअल में जो है वो क्या करेगा। तो पहला हमने जो है वो जान लिया था। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था जब हमने सिद्धांत शुरू किया था, जो पद्धति हमने टेक्निक जो हमने शुरू की थी उसमें सबसे पहला क्या आया था, क्रियात्मक फोरमैनशिप। अब दूसरा सी में आ जाएगा, हमारे पद्धति में टेक्निक में आ जाएगा दूसरा, कार्य का परमापीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर जोर दे रहा है, कुशलता की बार बार जो यूज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। तो कार्य का परमापीकरण क्या कहता है, परमापीकरण का अभिप्राय पूर्ण सोच समझ करने के बाद विभिन्न क्रियाओं के संबंध में
एक स्टैंडर्ड निश्चित करना होता है। जैसे एक श्रमिक के लिए एक दिन का काम परिमापित कर दिया गया, अर्थात उस श्रमिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिमापी कार्य को अवश्य करे। तो पहले से फिक्स कर दिया भाई आपको जो है 50 घंटे रोज बनानी है और इस क्वालिटी की बनानी है। इसी प्रकार कच्चे तेल, मशीनों एवं औजारों, विधियों, काम की दशाओं आदि को भी परिमापीकृत कर दिया जाता है। किस क्वालिटी का प्रोडक्शन आएगा, कैसा कच्चा माल आएगा, कितने समय में होगा, वर्करों के रेस्ट के बारे में, तो ये सारे का सारा इसके अंदर आ जाता है। पूर्ण रूप से सोच विचार के बाद में विभिन्न क्रियाओं के संबंध में जो स्टैंडर्ड हम निश्चित करते हैं उसको हम कार्य परिमापीकरण कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसके? सबसे पहला उद्देश्य उत्पादों को निश्चित प्रकार, आकार और विशेषताओं तक सीमित रखना। ठीक है, कितना बनाना है, किस आकार के होने चाहिए, वो शेप वगैरह प्रॉपर है या नहीं, और क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए वो चेक करना। एक जैसे उत्पादों का उत्पादन करना ताकि उन्हें आसानी से एक दूसरे स्थान पर जो है वो प्रयोग में लाया जा सके। तो एक जैसे जो है ना वो प्रोडक्शन जो है वो हमें करनी है। फिर उसके बाद क्वालिटी परिमाप सुनिश्चित करना, किस क्वालिटी के वो होने चाहिए उसके जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे से सुनिश्चित कर लेना है। फिर उसके बाद में चौथा, लोगों व मशीनों के निष्पादन के परिमाप निश्चित करना। परफॉर्मेंस किस प्रकार की जो है वो वर्कर और मशीनें कर रही हैं वो भी स्टैंडर्ड जो है वो बनाकर रखना है। ठीक है। तीसरा, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को जो है वो समाप्त करना। अनावश्यक एक्स्ट्रा हमें क्वालिटी नहीं चाहिए, जो हमने पहले डिसाइड कर ली वही चाहिए। किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा हमें प्रोडक्ट नहीं डिज़ाइन करना, उसका आकार वैसा का वैसा रखना है, जो हमने उसका वजन हमने सोचा है, जो उसका वेट होना चाहिए वो हमें यूं का यूं बना के रखना है। तो वो सरलीकरण है, मतलब जो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा हमने सोच रखा है वैसा का वैसा हमें बना के चलना है। उद्देश्य, मशीन के प्रयोग में मितव्ययता लाना। मितव्ययता का मतलब होता है कि कम खर्चे के ऊपर जो है वो कार्य करते चले जाना मशीनों के प्रयोग में। फिर दूसरा, विशिष्टीकरण द्वारा श्रम लागतों में कमी करना। श्रम लागतों में कमी कर देंगे, कुछ ऐसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो विशिष्टीकरण जो है वो स्पेशलाइजेशन, और जहाँ पर विशिष्टीकरण हम यूज़ करते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलता है। यानी कि जो कार्य जिस वर्कर को सबसे अच्छा आता है हम वही कार्य उस वर्कर को हम देते हैं। फिर स्टॉक में मितव्ययता लाना। यूँ नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा हमें स्टॉक जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना हमने सोच के चले हैं हम उतना ही जो है वो हम अपना स्टॉक प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद चौथा, हम आज सीखने का प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, जो आने वाले हमारे हरियाणा बोर्ड के +2 का जो बिजनेस स्टडी का पेपर है, जो हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से, जो कैंसिल नहीं पोस्टपोन हो गया था, तो वो इन फ्यूचर जब होगा तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें हम प्रबंध के सिद्धांत आज पढ़ रहे हैं, उसमें चौथे पॉइंट में हम आ गए। कार्यविधि अध्ययन, मेथड स्टडी। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि को पहचानने से। भाई किस कार्य को करने, जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, उसको बनाने से रिलेटेड सबसे बढ़िया विधि कौन सी हो सकती है, बस उसकी पहचान करनी है और उसको फिर हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये कार्य विधि अध्ययन ये हो गई। जैसे लिखा है, एक विशेष क्रिया जो है वो हम एक विशेष क्रिया जो है वो इसके अंदर हम पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छा हमारा प्रोडक्शन हम कर सकें। फिर उसके बाद में 5वां पॉइंट है गति अध्ययन। इसका अभिप्राय श्रमिकों और मशीनों द्वारा काम के दौरान की जाने वाली हरकतों का गहन अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना है। तो मूवी कैमरों का प्रयोग कर लेते हैं हम, आजकल खूब ट्रेंड में है कि वर्कर जो है वो अपना कार्य जो है वो लगातार अच्छी क्वालिटी से करते जा रहे हैं। उन चीज़ों को कम करना है जिससे हमारे प्रोडक्शन, हमारी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो कम करना है। तो अगर हमने अनावश्यक हरकतें, अनावश्यक जो है वो चीज़ें ख़त्म कर ली तो फिर आसान हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले लें
एक प्रयोग के दौरान यह पाया गया कि मकान बनाने वाले मिस्त्री एक ईंट को लगाने में 18 बार हरकतें करता है, लेकिन अनावश्यक हरकतों को खत्म करके इसको केवल 5 या कुछ दशाओं में केवल 2 तक सीमित कर दिया गया। तो एक ईंट लगाने में वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, एक अध्ययन में पाया 18 बार करता है, तो उसको कम कर करके कि इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए करके हम 5 के ऊपर ले आए। उससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्य अच्छे प्रकार से होना शुरू हो गए। ठीक है, तो श्रमिकों और मशीनों द्वारा काम के दौरान की जाने वाली हरकतों का गहन अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को ख़त्म करना ही हमारा गति अध्ययन है। फिर उसके बाद हमारा छठा आ जाता है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। इसका अभिप्राय यह निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने में कितना प्रमापी स्टैंडर्डाइज टाइम कितना लगना चाहिए। प्रमापित समय का निर्धारण एक ही काम के अनेक अनुभवों या प्रयोगों पर लगने वाले औसत समय के अकॉर्डिंग होता है। यूँ नहीं एकदम से यूँ सोच लिया कि ये कार्य 10 मिनट में जो हमें कर देना है। ये बार बार कार्य को देखकर उस पर गहन अध्ययन करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इस कार्य को करने में जो है वो कितना काम लगना चाहिए। हम स्टॉप वॉच का जो है वो इसके अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं कुछ, एक तो हो सकता है कि श्रम लागत का अनुमान लग जाता है। ठीक है, दूसरा वांछित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण। वांछित मतलब जो हम चाहते हैं। तो अगर मान लो मुझे ये पता चले कि मैंने 100 घड़ियाँ एक दिन में बनानी हैं और एक घड़ी बनाने में 1 घंटा लगता है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपने श्रमिकों की संख्या भी निर्धारित कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा उपयुक्त योजना, प्रेरणा योजना का निर्धारण भी हम इसके अंदर कर सकते हैं कि मैं कम समय में कार्य पूरा करवाने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कि यूँ ना हो कि कम समय में करवाने के चक्कर में जो है वो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। नहीं, तो मैं किस प्रकार से उनको अभी प्रेरित करता हूँ वर्कर्स को, तो वो भी इसके अंदर आता है। उसके बाद में 7वां थकान अध्ययन। शुरू में श्रमिकों पे देखो जितने पॉइंट आ रहे हैं अधिकतर श्रमिकों को ही बेस बनाकर जो है वो मिस्टर टेलर ने लिखे। इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने के लिए आराम की अवधि एवं बारंबारता निश्चित करने से है। फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता बोलते हैं, कि कितनी बार, 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का रेस्ट, 2 घंटे के बाद में 10 मिनट का रेस्ट, जैसा भी है हमारा कार्य उसके ऊपर। आराम श्रमिकों को तरोताज़ा कर देता है, हमें भी कर देता है। हम पढ़ाते हैं, इसीलिए क्लासेस के अंदर ब्रेक होता है, 2 क्लास लगा दी, उसके बाद 1 क्लास का ब्रेक आ जाता है, ताकि हम फिर से हमारा माइंड जो है वो तरोताज़ा हो जाए और हम एनर्जी से फिर से क्लास में हम बच्चों को पढ़ा सकें। वे पुनः अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने लगते हैं श्रमिक। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की कार्यकुशलता स्तर को बनाए रखना है। लगातार करता चला जाएगा, दिमाग थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, उससे क्या होगा, समय ज़्यादा लगने लग जाएगा या फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमें तो दोनों ही नहीं करने। थकान के क्या कारण हो सकते हैं? लंबी अवधि तक कार्य करते चले जाना, घटिया कार्य दशाएं, गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ काम किया ही नहीं जा रहा, पंखे ही नहीं अवेलेबल किए गए, या फिर अनुपयुक्त काम, जो उस काम के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, उसको दे दिया कार्य, या फिर जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं उसके साथ में हमारे रिलेशन बढ़िया नहीं है। इस प्रकार से जो है वो थकान हमारी हो सकती है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 8 हमारा विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। टेलर ने श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का परामर्श दिया है। इस पद्धति के अंतर्गत मजदूरी समय के आधार पर ना देकर कार्य के आधार पर दी जाए। ये नहीं है 8 घंटे काम कर रहे हैं तो सभी को बराबर सैलरी मिल रही है। जो जितना अच्छा कार्य करे उसको उतनी ही अच्छी सैलरी देने पर जो है वो मिस्टर टेलर ने जो है वो जोर दिया। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि उस पद्धति से है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों के मध्य जो है वो अंतर्भेद करती हो। जो अच्छा कार्य करे उसको अच्छी सैलरी, और जो अच्छा कार्य ना करे उसको कम सैलरी अपेक्षा करे तो उससे जो अच्छा कार्य कर रहा है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके, मानसिक क्रांति। अपनी डेफिनेशन में आया था, शुरू में आ गया था, मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की थी, जिसके अंदर वर्कर और प्रबंधकों दोनों के रिलेशन की जो है वो बात कर रहे थे। मानसिक क्रांति से अभिप्राय
जो हमारा प्रबंधक वर्ग है और श्रमिक वर्ग है उनकी मन स्थिति में परिवर्तन करने से। टेलर ने पहले भी इसी वीडियो में बताया था, फिर से बता देते हैं टेलर का ही। मानसिक क्रांति की स्वामियों यानी कि प्रबंधकों को भी ज़रूरत है और श्रमिकों को भी है, क्योंकि अगर दोनों में सहयोग की भावना प्रबल हो गई, दोनों को ये लगने लगा कि मेरा प्रबंधक के बगैर काम नहीं चलेगा, प्रबंधक सोचे मेरा श्रमिक के बराबर काम नहीं, बिना काम नहीं चलेगा, दोनों मिलके प्रोडक्ट कितना बनाना है, इस प्रकार की जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पहले से डिसाइड कर लें, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, कम समय में होगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये सारी स्थितियाँ अगर हम उत्पन्न कर लेते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध यही इसी चीज़ पे है, तो ऑटोमेटिकली लाभ जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ मानसिक क्रांति का? इसका अर्थ हुआ कि प्रबंधक वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों की मनोस्थिति में परिवर्तन करने से, ताकि वे एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग जो है वो करें। हमने थकावट वाला जो अभी पीछे पॉइंट आया था, थकान अध्ययन में, उसमें भी आया था कि अगर मेरी अपने जिनके अधीनस्थ में कार्य कर रहा हूँ, अगर उससे मेरी जो है वो नहीं बनती है, घटपट रहती है, तो ऑटोमेटिकली मेरे कार्य पर जो है वो असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो 9 पद्धतियाँ हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में। इन्हीं 9 की 9 को हमें जो है वो याद करना है और अच्छे प्रकार से हमें लिख के आना है। तो लास्ट का हम कंक्लूजन जो है वो वीडियो का हमने पहले से डिसाइड कर लिया था। दोनों हमारे जो हेनरी जो फ्यूल थे और जो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, उनके विचारों में क्या डिफरेंस रहा है उसके ऊपर हम फटाफट से थोड़ी नज़र डाल लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव के रूप में टेलर कहते हैं कि टेलर जो है वो उत्पादन कारखाने क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, यानी कि वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा जोर रखते हैं। फ्यूल जो हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंध के ऊपर ज़्यादा जोर रखते हैं। आदेश में एकता, मिस्टर टेलर क्या कहते हैं? आदेश में एकता का उल्लंघन होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। श्रमिक एक ही समय पर 8 विशेषज्ञों के निरीक्षण में काम करते हैं। हमने देखा था पीछे, टोली नायक भी उससे काम करवा रहा है, कोई संकेतक कार्ड वाला एक वर्कर से काम ले रहा है। तो लेकिन फ्यूल जो है वो आदेश की एकता के फॉलो में उसमें थे, फेवर में थे और सख्ती से लागू करने में जो है वो इन्होंने समर्थन किया। फिर हम इसको जो है वो कहाँ लागू कर सकते हैं? टेलर कहते हैं विशेष परिस्थितियों में लागू होना चाहिए, और फ्यूल कहते हैं कि जो हमारा प्रबंध के सिद्धांत है उसको हम कहीं पर भी कर सकते हैं, छोटे व्यवसायों में, बड़े व्यवसायों में। फ्यूल ने कहा गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक सभी में हम लागू कर सकते हैं, लेकिन टेलर ने कहा कि इसको हम जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं लाइक रिलायंस, टाटा, वहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर फोकस है, क्वालिटी फोकस है, कुशलता के ऊपर ध्यान देता है, और ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हमें लगातार अपने जो श्रमिक हैं उनको लगातार ट्रेनिंग देते रहनी होगी। फिर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, रचना के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध में अवलोकन एवं प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, और जबकि फ्यूल ने क्या कहा? व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये है वैज्ञानिक प्रबंध तो कहता है कि आप पहले से ही सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से जो है वो अध्ययन करके फिर उसके बाद में जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिए। तो किसके ऊपर बेस रहा? रचना के आधार पर। फिर ध्यान का केंद्र, फोकस, वैज्ञानिक प्रबंध कार्य के सरलीकरण, समय, गति, अध्ययन आदि द्वारा उत्पादकता पर वृद्धि करने पर जोर देता है, और मिस्टर फ्यूल ने कहा कि विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके संपूर्ण प्रशासन को सुधार लाने पर जोर देता है। फिर व्यक्तिगत पर्सनैलिटी जो है वो मिस्टर टेलर जो है वो वैज्ञानिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, वैज्ञानिक पद्धति पे, और मिस्टर फ्यूल ने जो है वो प्रोफेशनल पद्धति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और लास्ट में एक्सप्रेशन वर्णन, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध, सिस्टमेटिक प्रबंध, नवीन विचारधारा पर जो है वो फोकस किया, और मिस्टर फ्यूल ने प्रशासन की सामान्य विचारधारा के ऊपर फोकस किया। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी इन दोनों के अंदर हो सकती है, जैसे कि दोनों ने ही प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है, और व्यवहारिक पक्ष के ऊपर दोनों जोर दे रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं अगर दोनों में वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के अंदर संबंध बढ़िया होंगे तो कार्य ऑटोमेटिकली अच्छा जो है वो हम कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ भी हैं इन दोनों के अंदर। तो
लास्ट में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय का दौर जो है वो आगे बढ़ा, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए, तो लगातार बढ़िया बढ़िया मशीनें आ गई। इन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रख के जो है वो टेलर के सिद्धांत भी जो हैं वो कुछ पुराने अब लगने लग गए हैं। हालांकि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक बढ़िया रिजल्ट देने लायक है, लेकिन कमी यही है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज कंपनीज़ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं फ्यूल के सिद्धांत आधुनिक परिवेश में भी हम कार्य ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई लिमिटेशन इस प्रकार नहीं, गैर व्यावसायिक व्यावसायिक छोटे बड़े हर एक के अंदर हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी टेलर के योगदान को हम कम नहीं कह सकते, क्योंकि सिस्टमेटिक चीज़ हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देती है, और इन्होंने कार्यकुशलता के ऊपर ही बहुत अधिक जोर दिया है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि कैसे हम कार्यकुशलता बढ़ाकर न्यूनतम लागत करके कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा आज का टॉपिक। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।